तो ब्लॉकचेन आजकल हर कोई इसकी बात कर रहा है ना। लेकिन इसे ठीक से समझने के लिए हमें पहले उन नेटवर्क्स को समझना होगा जिन्हें हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या कोई फूड ऐप से खाना मंगवाते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? ये सब काम कैसे करता है? यकीन मानिए, इस आसान से सवाल का जवाब ही ब्लॉकचेन को समझने की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक जानी पहचानी दुनिया की, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स की। सच कहूं तो हम अपनी जिंदगी का लगभग 99% हिस्सा इसी सिस्टम पर गुजारते हैं। इसमें होता क्या है? एक मेन सेंट्रल सर्वर होता है और बाकी सब कुछ उसी से जुड़ा होता है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की है अनुष्का और उसे स्विगी ऐप से डोमिनोज का पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। अब ये सुनने में तो बहुत आम सी बात लगती है ना? लेकिन इसके पीछे का जो नेटवर्क है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो यहाँ होता क्या है? अनुष्का ने 500 रुपए दिए, लेकिन ये पैसे सीधे डोमिनोज को नहीं जाते। नहीं, ये पहले जाते हैं स्विगी के पास। स्विगी, जो यहाँ पर हमारा सेंट्रल सर्वर है, वो इस पेमेंट को प्रोसेस करता है, अपना एक छोटा सा कमीशन मतलब सर्विस चार्ज काटता है और फिर बचे हुए पैसे डोमिनोज को भेज देता है। तो देखा, स्विगी यहाँ एक बिचौलिए, एक मिडलमैन की तरह काम कर रहा है। और यही है वो चीज़, सर्विस चार्ज। मतलब स्विगी ने अनुष्का और डोमिनोज को मिलाया, इस पूरे लेनदेन को आसान बनाया और बस इसी सर्विस के बदले में वो एक फीस लेता है। जितने भी सेंट्रलाइज नेटवर्क हैं वहां ये चीज़ बहुत बहुत आम है। तो अब तक तो सब ठीक लग रहा है ना? सिस्टम काम कर रहा है, खाना घर आ रहा है। लेकिन इस सेंट्रलाइज्ड मॉडल में कुछ बहुत बड़ी दिक्कतें भी हैं। चलिए अब जरा उन पर नजर डालते हैं कि इस सिस्टम में आखिर क्या-क्या कमियां हैं। इस सेंट्रलाइज्ड मॉडल की ना 3 बड़ी कमजोरियां हैं। पहली है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सोचिए, अगर किसी वजह से स्विगी का मेन सर्वर ही डाउन हो गया तो क्या होगा? पूरा नेटवर्क ठप, ना कोई ऑर्डर, ना कोई पेमेंट, सब कुछ बंद। दूसरी दिक्कत वही सर्विस चार्ज, मतलब यूजर और रेस्टोरेंट दोनों को इस बिचौलिए को पैसे देने ही पड़ते हैं। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी बात, सारा का सारा कंट्रोल सिर्फ एक कंपनी के हाथ में। नियम भी वही बनाती है, शर्तें भी वही तय करती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई दूसरा रास्ता है, कोई ऐसा तरीका जहां ये सारी दिक्कतें ना हो? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं से एंट्री होती है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स की, जो कि ब्लॉकचेन के पीछे का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी आइडिया है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क आखिर है क्या? सीधी सी बात है, एक ऐसा नेटवर्क जिसका कोई बॉस नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा सिस्टम जहां हर कोई, हर कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़ा है। कोई एक सेंट्रल कंपनी नहीं, कोई एक मेन सर्वर नहीं जो सब कुछ कंट्रोल करे। यहां देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है सेंट्रलाइज्ड, जहां कंट्रोल एक के हाथ में है और अगर वो एक सर्वर गया तो सब कुछ गया। दूसरी तरफ है डिसेंट्रलाइज्ड, जहां कंट्रोल सबके पास बटा हुआ है, तो कोई एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब कोई बीच में है ही नहीं, कोई कंपनी है ही नहीं, तो सर्विस चार्ज किसे देंगे? मतलब लागत भी कम। तो ये जो पूरा आइडिया है ना डिसेंट्रलाइजेशन का, यही हमें सीधे ब्लॉकचेन की आत्मा तक, उसकी मेन फिलॉसफी तक ले आता है। तो ब्लॉकचेन का मकसद क्या है? एक लाइन में कहूं तो किसी एक की दादागिरी खत्म करना। इसका पूरा आइडिया यही है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां लेन देन के लिए, भरोसे के लिए किसी बड़ी कंपनी या बैंक जैसे बिचौलिए की जरूरत ही ना पड़े। अब जरा इसकी किताबी परिभाषा पर नजर डालते हैं। थोड़ी टेक्निकल है, पर सुनिए। इसका सीधा साधा मतलब बस इतना है कि ब्लॉकचेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐसे लोगों या ग्रुप्स को भी एक साथ काम करने की ताकत देता है जो एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। और ये सब होता है बिना किसी बॉस या मिडलमैन के। मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा होगा। कोई बात नहीं, अगर ये टेक्निकल परिभाषा सिर के ऊपर से भी निकल गई तो भी कोई टेंशन नहीं। अभी के लिए बस इसके पीछे की फीलिंग, इसकी भावना को समझना जरूरी है। और वो भावना क्या है? किसी एक का कंट्रोल खत्म करना। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके दिमाग में घूम रहा होगा। ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, आखिर इनमें रिश्ता क्या है? क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, एक बुनियाद है। ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है। अब इंटरनेट पर हम क्या क्या करते हैं? वेबसाइट्स बनाते हैं, ईमेल भेजते हैं, वीडियो देखते हैं। उसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर भी कई तरह की चीजें, कई तरह के एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि वोटिंग सिस्टम, सप्लाई चेन और हाँ, क्रिप्टो करेंसी भी।
तो बात साफ है, बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना हुआ सिर्फ एक एप्लीकेशन है, बस। ये खुद ब्लॉकचेन नहीं है। ये कहना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कहे कि गूगल ही इंटरनेट है। नहीं, गूगल इंटरनेट पर बना है, उसी तरह बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर बना है। बिटकॉइन एक नतीजा है, ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिसने उसे मुमकिन बनाया। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, क्या हम सच में एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसे इंटरनेट की तरफ जहां किसी एक बॉस का राज नहीं होगा, जहां कंट्रोल किसी एक कंपनी के हाथ में नहीं बल्कि हम सब के हाथ में होगा? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।